नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रभाकर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोग सी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सी टेट 2024 7 जुलाई को एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी टेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है बीटीसी के एग्जामिनेशन में, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में हिंदी सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। क्या, किस बारे में? हिंदी के बारे में डिस्कस करूँगा कि हिंदी कैसे पूछी जाती है, क्या उसका सिलेबस है, उसमें क्या क्या कंटेंट हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको मैं डिलीवर करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन में 30 में से 30 नंबर लाने के लिए हिंदी में। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम है। ठीक है दोस्तों, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, उसके साथ साथ एक्स से जुड़ने के लिए, मीन्स ट्विटर से जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिए गए लिंक से टच करके आप जुड़ सकते हैं। ओके दोस्तों, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, नमस्कार। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में हम लोगों ने पिछली वीडियो में रीडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में? लेखन के बारे में। लेखन की प्रक्रिया के उपागम क्या है, लेखन के प्रक्रिया के उपागम कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रक्रिया उपागम बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन की प्रक्रिया का उपागम सहायता लेता है। क्या करता है? सहायक होता है। ये सहायक होता है, जो लेखन प्रक्रिया जो उपागम है, ये सहायक होता है लेखन प्रक्रिया कौशल में, लेखन कौशल के विकास में। ठीक है, किसके विकास में सहायक होता है? तो लेखन कौशल के विकास में जो लेखन का प्रक्रिया है उपागम, वो हम हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें बच्चे जो क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं और लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से एक सीरियल नंबर से सीखते हुए जाते हैं और दक्ष बनते चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसको लिखने के द्वारा और लिखना सीखना कह सकते हैं। क्या कहते हैं? लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। ठीक है, लिख करके ही किसी चीज़ को हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, लेखन प्रक्रिया उपागम में। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? BICS मीन्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। क्या? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ठीक है, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो डेली यूज में लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ठीक है, ये डेली यूज में होता है। अब CALP के बारे में डिस्कस करते हैं। CALP होता क्या है? कभी कभी भी CALP का फुल फॉर्म पूछ लिया था। क्या? कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यह स्कूल में चलती है। किस में चलती है? स्कूल में चलती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब शिक्षण मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं भाषा शिक्षण में, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मूल्यांकन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्या? इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद। क्या? सीखने सिखाने के निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। एक समय के बाद, अवधि के बाद उसको मूल्यांकन करना कि बच्चा क्या उसको आ रहा है, जो हमने सिखाया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल्यांकन बोलेंगे। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया पर अभिन्न अंग है। क्या है ये? मूल्यांकन जो होता है पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मूल्यांकन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। किसका? आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य क्या होता है, गोल क्या होता है? कि जो बच्चों की क्षमता है, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। किसका? आकलन और मूल्यांकन का
उद्देश्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। जो आकलन की प्रक्रिया है मूल्यांकन करने के लिए, इवेल्युएशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। क्या, आकलन जो है मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। ठीक है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, व्यापक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। ठीक है, आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। किसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, तो आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों में अपेक्षित व्यवहार, क्या, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना मूल्यांकन के उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इवैल्यूएशन के मुद्दे से मतलब अगर बालकों की रुचियों के बारे में, कुशलताओं के बारे में, उन्होंने क्या योग्यताएं रख ली है उसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो क्या करेंगे, कौन से हमकी टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करना है उसको उनके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। टीचर का यही काम होता है कि वो कैसे यूज करे इन सब सारी चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इससे अध्ययन और अध्यापन का दोनों का मापन कर सकते हैं। किसका मापन कर सकते हैं, अध्ययन और अध्यापन दोनों का, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों के माध्यम का मापन कर सकते हैं, दोनों का मापन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद्यार्थी के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भाषाई कौशल है, जो बोलने वाला कौशल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रगति का उसमें मापन कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, बालकों के चौमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। क्या, मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है कि बालकों के चौमुखी विकास करता है। क्या करता है, चौमुखी विकास करता है। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट करता है, जो निरंतर गति प्रदान करता है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। क्या करता है, रेमेडियल टीचिंग प्रदान करता है। बच्चों में क्या, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयाँ, जो उनको लर्निंग में हो रही हैं कठिनाइयाँ का पता लगाया जाता है और उन्हें दूर करके सही करके रणनीति बनाया जाता है। सही रणनीति बनाया जाता है कि जो उनमें कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन क्यों महत्व, इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में, इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। क्या होता है, जो शिक्षण के गोल दिए गए हैं, टीचिंग्स के गोल दिए गए हैं उसको प्राप्ति करने में सहायक होता है और बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। क्या करता है, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। ठीक है, बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायक होता है। बच्चों की जो कमजोरी होती है उनको जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है और शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन। क्या, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि। क्या, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि में फीडबैक जो होता है के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक के लिए लगातार ये सहायक होता है। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों के ज्ञान को कितना अर्जित किया है, बच्चे ने जो ज्ञान हम लोगों ने दिया है, टीचर ने जो ज्ञान दिया है उसको कितना अर्जन किया है, उससे पता किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन से। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से किया जा सकता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है पाठ के किसी भी बीच में से किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में डिस्कस करते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन होता क्या है, बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान, क्या, बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान, लर्निंग या सीखने के दौरान जो होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। किसके अंत में होता है, सत्र के अंत में होता है योगात्मक मूल्यांकन। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना कि बच्चों के
बच्चों ने ज्ञान कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, जैसे किसी पाठ को पढ़ने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जो पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों से जब प्रश्न किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके कौन कौन से हैं। जो बच्चों की भाषा है उसको आकलन करने के लिए कौन कौन से उचित तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उचित तरीके कौन कौन से हैं? ठीक है, क्या है कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। ठीक है, ये भाषा आकलन करने के उचित तरीके हैं। ठीक है, क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों से जब प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, जो पढ़ा दिया गया है उनसे पूछा जाए कि इसको आप डिस्क्राइब करो, तो क्या हो जाएगा? ये भाषा का आकलन कहलाएगा। उसके बारे में वो कितना डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, मतलब कि ये भाषा का आकलन कहलाएगा। ठीक है, कि बच्चों से उनके अपने अनुभवों को लिखवाना। क्या? बच्चों से उनके अपने अनुभव को जब लिखवाया जाएगा कॉपी पे, तब इससे पता चले कि हाँ उन्होंने कितना समझा है, भाषा के आकलन कैसे किया जाएगा, इसी तरह किया जाता है। ठीक है, सुनी गई बातों को, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। सुनी गई जो कहानी है, जो अगर मान लीजिए कि क्लास में हम बच्चे को कहानी सुना दिए और जब कहानी सुना दिया गया तो उसी कहानी को क्या अपने शब्दों में जब उसको लिखवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बच्चों का भाषा आकलन के तरीके हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। क्या? जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका अवलोकन कैसे करेंगे? तो उनसे हम कहेंगे ये चीज़ें डिस्क्राइब करो, तो बच्चा सामने से बोलेगा, तब ये पता चलेगा कि बच्चा कितना सीखा है, उसकी लर्निंग आउटकम क्या है। ठीक है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्या करना चाहिए? बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के लिए अवसर भी प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। क्या होता है पोर्टफोलियो? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है, इसको हमने सीडीपी में भी डिस्कस किया था। सीडीपी में पोर्टफोलियो को डिस्कस किया था। ये पोर्टफोलियो ज़्यादा पूछा जाता है। पोर्टफोलियो जो है कि हर एक एग्जामिनेशन में पोर्टफोलियो के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या पोर्टफोलियो क्या? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। जो काम किया रहता है बच्चा उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें बच्चों की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है? बच्चों की उपलब्धि, बच्चों की कमी, बच्चों की प्रगतियों के बारे में भी इस पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या? पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी मिलती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक शैक्षणिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी तथा सामाजिक जानकारी। ये सारी चीजें बच्चों की पोर्टफोलियो से मिलते हैं। ठीक है, बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? जब बच्चे की कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में जानेंगे तो उसके मूल्यांकन करने के हमको अच्छे से मौका मिल जाता है। ठीक है, आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्या? समग्र एवं सतत मूल्यांकन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009। क्या? RTE राइट टू एजुकेशन नियम जो है क्या 2009 ये के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाएगा। क्या किया जाता है? प्रत्येक बच्चे की जब प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक ये लागू किया जाएगा। ठीक है, मीन्स 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में CCE में सतत का अर्थ क्या होता है? CCE में जो सतत का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है और जिसके आधार पर उसके सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके और साथ में यह भी पता लगाया जा सके कि बच्चे सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। तो ये सारी चीजें CCE में होता है। CCE के दूसरे घटक कौन से हैं? समग्र मूल्यांकन। क्या? समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं?
सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी करते हैं, जो समग्र मूल्यांकन होता है। ठीक है, सीसी मतलब सतत मतलब कि जो जितना चीजें सीख रहा है उसके बारे में, और समग्र मूल्यांकन के बारे में ये इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, परीक्षण के प्रकार, परीक्षण कैसे किए जाते हैं, एग्जामिनेशन कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा मतलब कि अगर किसी से अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है, चाहे कोई वाइवा हो रहा है, तो ये कि व्यक्तिगत परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये पर्सनली बातें हो जाएंगी। ठीक है, इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, मीन्स उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ चीजें की जाएंगी। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण क्या है कि मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? ऐसे परीक्षण जो शिक्षार्थियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशिक्षित किए जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मानकीकृत परीक्षण कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या? आत्मनिष्ठ परीक्षण कौन सा होता है? आत्मनिष्ठ परीक्षण, ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। क्या होते हैं? जो पर्सनल व्यक्तिगत निर्णय होते हैं उनके आधार पर परीक्षण होते हैं। ठीक है, परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत हैं। क्या है? जो परीक्षण परीक्षक के आत्मनिष्ठ व्यक्तिगत होते हैं, आत्मनिष्ठ जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम क्या देना चाह रहा है कि क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में वो कितना अच्छा है, वो अगर खुद का परीक्षण देगा तो आत्मनिष्ठ परीक्षण का है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, यह एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाते हैं, तो वह वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। जैसे वैकल्पिक वाले होते हैं, अगर उसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, एक ही आंसर होगा, उसके अंदर उसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण दिया जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, निपुणता परीक्षण, क्या निपुणता परीक्षण क्या होता है कि इस परीक्षण में के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धि का मापन किया जाता है। जो कोई विशिष्ट काम होता है, विशेष काम होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? उस संबंध में बच्चों में उपलब्धियों का मापन किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। किसके बाद? निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों मैं बता दूं, उपचारात्मक शिक्षण में यही किया जाता है कि जो कठिनाइयां होती है उनके बारे में जानकारी पहले प्राप्त किया जाता है, उसके बाद फिर उसको सही किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्या होता है कि बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। जो सीखने के दौरान जो कठिनाइयां आती हैं तो उसको दूर किया जाता है। ठीक है, बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने की सहायता मिलती है। जो बालकों की क्षमता होती है, इंटरेस्ट जो होती है, उनकी इंटरेस्ट जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है, उनको सही दिशा देंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, वो बहुत तेजी से उनकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? बालकों की व्यक्तिगत संबंध समस्याओं का निराकरण होता है। क्या होता है? बालकों के व्यक्तिगत संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है और उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्या होती है? रेमेडियल टीचिंग से क्या होती है? बच्चों में जो आत्मविश्वास होता है उसकी जो क्या वृद्धि होती है। ठीक है, छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के सुधार के साथ साथ, जो छात्रों में की जाने वाली त्रुटियां होती हैं उसके सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं से भी बचाव किया जाता है। मीन्स अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आने वाले समय में वो गलती न करे उसके बारे में उसको बताया जाता है, सारी चीजें की जाती है, तो क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण का महत्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में होती है, शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है रोचक उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग। टीचर को अगर टीचिंग को अगर आप इंटरेस्टिंग बना दे रहे हैं मीन्स बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे, वो क्या होगा? बहुत ही अच्छा सीखेंगे। और उसके बाद क्या है? प्रभावशाली बनाने में सहायक मिलती। क्या? जब टीचिंग जो होती है उद्देश्य पूर्ण होगी उसके साथ साथ प्रभावशाली होगी तो हमको उपचारात्मक शिक्षण से ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गद्यांश और पद्यांश है। क्या है ये? गद्यांश और पद्यांश, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। क्या होंगे? एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आने की संभावना होगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या? गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। गद्यांश से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, पद्यांश से भी रिलेटेड रहेंगे। मीन्स वहाँ पे कुछ चीजें दी रहेंगी, जैसे निर्देश में क्या दिया गया है उसके बारे में। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मीन्स जो सबसे उपयुक्त हो उसके विकल्प को चुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं और गद्यांश को ध्यान से देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग को आंसर करना रहेगा। ठीक है, क्या? हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव्य आकर घुल जाते। क्या होते हैं? हमारे जल स्रोतों में अनेक जो होते हैं उद्योगशालाओं के अपद्रव्य आकर के घुल जाते हैं, जो उससे विषैला बनाते। क्या करते हैं? उसे विषैला बना रहे हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। साथ ही साथ अनेक विषैले गैसें भी सांस लेने में वाली ऑक्सीजन गैसें से प्रतिशत को प्रभावित कर रहे हैं। जो अनेक गैसें हैं, जो विषैली गैसें हैं, वो सांस लेने वाली जो ऑक्सीजन है उसको प्रभावित कर रही है। 21% जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसके प्रभावित कर रही है, उसके प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। ठीक है, सामान्य तौर पर देखें तो यदि यह एक कमरे में लकड़ी के कोयले तथा जलती लकड़ी का धुआं फैल जाए और कुछ समय के लिए प्राणवायु न मिले, प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन न मिले, तो ऐसे वातावरण में व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ ही समय में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करते हैं, ये कंपल्सन क्लास 7 का ये बुक में से दिया गया है। मिस अगर मान लीजिए कि आप रात में सोए हुए हैं, ठंडी के मौसम में रात में सोए हुए हैं और आप अपने घर के अंदर मीन्स सारी खिड़की दरवाजा बंद करके हुए सोए हुए हैं और अपने घर के अंदर क्या जला रहे हैं कि कोयले की अंगीठी जला रहे हैं, जिससे कि आपका रूम क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो अगर गर्म रहेगा तो जब कोई भी चीज जलता है तो क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। क्या करता है? जब कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑक्सीजन का यूज करके उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। या जब इनकम्प्लीट कंबंशन होगा तो क्या गैस निकलेगी? CO कार्बन मोनो गैस निकलेगी, CO गैस निकलेगी। मीन्स जब उसमें से धुआं निकलता है तो मीन्स उसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। ठीक है, तो ये जब ये CO गैस जो होती है वो हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है। किसके साथ? हमारे सांस के माध्यम से हमारे अंदर चली जाएगी। तो क्या जब अंदर चली जाएगी तो फिर जब अंदर जाने के बाद फिर हमारे लंग से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में चली जाएगी, मीन्स हमारे ब्लड में चली जाएगी। तो क्या बना देगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। क्या बना देगी? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। मीन्स कहने का मतलब कि आदमी की सांस फूलते फूलते सांस न ले पाएगा और इससे क्या हो जाएगा? आदमी की डेथ हो जाती है। इसी को दम घोटू गैस बोलते हैं। किसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को। ठीक है दोस्तों, तो ये इसी के बारे में ये पद्यांश दिया गया है। आगे देखिए आगे क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तब फिर भी बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बड़ी बसी हुई बस्तियां, वहां के रहने वाले का क्या हाल होगा? मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहां के अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनका हाल क्या होगा? ठीक है, आज हमारा जो पर्यावरण है जितना प्रदूषित विकारग्रस्त हो गया है और प्राणलेवा होता जा रहा है, इसके लिए यदि इसके कारणों का पर विचार नहीं किया गया तो मुख्य कारण इसका क्या हो सकता है? औद्योगिकरण है, निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम माना जा रहा है। जो आणविक परीक्षण किए जा रहे हैं, जो हमारे एटम बम के परीक्षण किए जा रहे हैं, इन सब का क्या है? ये दुखद परिणाम है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में इसके दिया गया है। इसी में से क्वेश्चन जो हमारा ये पैराग्राफ दिया गया ना, इसी में से क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया है? जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है? आगे क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है कि कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट। क्या? कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव और उद्योगों से निकलने वाला धुआं और उद्योगों से निकलने वाले ध्वनियां और उद्योगों से निकलने वाले मजदूर। बताइए, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जल स्रोतों को विषैला बनाने, वाटर बॉडीज को कंटामिनेटेड करने के वाले कौन कौन से हैं? तो कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट। क्या? अपशिष्ट जल को अगर हम
वाटर में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब क्या, विषैला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया क्या, उद्योग से निकलने वाले धुआं से हमारा एयर कॉन्टेमिनेटेड होगा। क्या होगा, हमारा एयर कॉन्टेमिनेटेड होगा, ठीक है। और उद्योगों से निकलने वाली ध्वनियों से ध्वनि पॉल्यूशन हो, क्या होगा, ध्वनि पॉल्यूशन हो गया। अब मजदूर तो कोई पॉल्यूशन करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। क्या वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स CO गैस, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अनेक विषैली गैसें, या केवल नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस और अनेक विषैली गैसें जो होती हैं वायु की जो प्रतिशतता है उसकी मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड है किससे, जो अभी हम लोगों ने गद्यांश को पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। वाक्य का आशय है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें। क्या वाक्य का आशय क्या है, ठीक है, कि वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत बढ़ रही है। क्या वायु में ऑक्सीजन की गैस के प्रतिशत को बढ़ा नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट को क्या है, वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही हैं। ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को पहले जैसा ही रहता है और ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या कि वायु में ऑक्सीजन गैस की प्रतिशत को घटा रही हैं। क्या कर रही हैं, घटा रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारण मुख्यतः क्या है। क्या कि पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला कारक मुख्यतः क्या है, तो उद्योग है, उद्योगों की संख्या एवं में अनवरत और अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण, परमाणु परीक्षण तथा बढ़ती जनसंख्या। ये तो उद्योग तो है ही, उसके साथ साथ परमाणु परीक्षण भी है और बढ़ती जनसंख्या ये तो है ही, लेकिन इन तीनों का जो मिला हुआ रूप क्या है, बी वाला है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उद्योगों में की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आणविक परीक्षण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आणविक परीक्षण, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास जो बसी हुई बस्तियां होती हैं, तो वहां के रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा, से तात्पर्य क्या है। बड़े बड़े कारखानों के आसपास की बस्तियों में लोगों पर पर्यावरण प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या करता है, जो अगर पर्यावरण जो प्रदूषित पर्यावरण रहेगा उसमें लोग रहेंगे तो उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें बी वाला कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होना, बुनियादी जो सुविधाएं वो उपलब्ध न होना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध न होना, साफ सफाई का अभाव होना। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ना। क्या पड़ना, बुरा प्रभाव पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु न मिले, मीन्स ऑक्सीजन न मिले, तो व्यक्ति कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है, कुछ ही समय में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। जो रेखांकित पद है उसके जगह पे प्राणवायु की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, वायु, शीतल वायु, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से बताइए क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन है इसको यूज कर सकते हैं। प्राणवायु की जगह पे क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, इसी को हम लोग सांस लेने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के कि ये पूछा गया क्या कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या है। जो पर्यावरण है इसका संधि विच्छेद क्या है, तो परिधन आवरण, परिधन वरण या पर्याधन वरण या प्रधन आवरण या परिधन आवरण। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परिधन आवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि दुखद परिणाम में रेखांकित पद
जो विशेषण है इसे संज्ञा शब्द बनेगा। दुखद जो है वो क्या रेखांकित है, इसका क्या संज्ञा शब्द क्या बनेगा, जो रेखांकित है, ठीक है, ये रेखांकित है दुखद परिणाम, ठीक है। दुखी या दुख या दुखपूर्ण या दारुण, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संज्ञा दुख हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं रहेंगी या प्रीवियस पेपर से आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, उसके साथ साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों।